अब वर्किंग 5 में आपको मैं लेकर आता हूं। मैं कुछ वर्किंग आपको सादा सादा बताकर बाद में कॉम्प्लेक्स करूंगा बात। वर्किंग 5 आप क्या बनाएंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? ग्रुप स्ट्रक्चर में मैंने ये बात की थी आपके साथ। अगर आप मेरी कंपनी के 100% शेयर्स नहीं खरीद रहे, 80% खरीद रहे हैं, तो आपके पास जो कंट्रोल है टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ द इक्विटी इन माय कंपनी है। तो 20% किनके पास है शेयर्स? मुख्तलिफ लोगों के पास। वो मुख्तलिफ लोग भी मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं या नहीं? मेरे अल्फाज बड़े गौर से सुनने हैं। आप 80% का शेयर उठा के मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। आप अकेले एक 80% का शेयर उठा के मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और 50 और लोग उनके पास 20% शेयर्स हैं मेरी कंपनी के, वो भी मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं या नहीं? कंट्रोल किसके पास है? आपके पास। उन 20% वालों के पास कंट्रोल है? नहीं। तो मैं उनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहता हूं। भले वक्तों में, बचपन में, आज से कोई 20-25 साल पहले, एग्जैक्ट 2012 से पहले, 10-12 साल पहले, उनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता था। अगर किसी पुरानी किताब की, मैंने इसलिए बोला कहीं पुराना कोई आपके सामने लेक्चर आए, मेरे आज भी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर जो है उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट चल रहा है। मैं उन्हें कहता हूँ यार, लोग कहेंगे यार मियाँ साहब ने कितनी गलत अकाउंटिंग पढ़ाई हुई है, ये रिवाइज करवा लो। वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली चलाई जा रहे हैं, 2005 के वो लेक्चर्स हैं। तो बहरहाल जो समझाना चाह रहा हूँ बात, उस वक्त स्टैंडर्ड उनको माइनॉरिटी क्यों कहता था? क्योंकि माइनॉरिटी में थे। आपके पास 80% शेयर है, उनके पास 20% शेयर थे। लेकिन स्टैंडर्ड ने उसको एक टेक्निकल नाम दिया कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उनके पास। तब आप मुझे बताओ लॉजिकली, अकाउंटिंग लॉजिक्स के मुताबिक, जिनके पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो भी ओनर्स इक्विटी का हिस्सा है या नहीं? है ना? तो इसमें कोई रट्टा नहीं है कि एमसीआई जो है वो इक्विटी में लिखा जाएगा या लायबिलिटी में लिखा जाएगा। बच्चे इस चीज को रट्टा लगाते हैं, स्टूडेंट्स इस बात को रट्टा लगाते हैं बाकायदा कि एनसीए इक्विटी में लिखा जाएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट सादा सा है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास क्या है? उन्होंने कंपनी को पैसे क्यों दिए हुए हैं? शेयर्स के अगेंस्ट। तो जब शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने पैसे दिए तो ओनर्स इक्विटी है ना, तो कोई रट्टा है इसके अंदर। ज़हन कितना रिलैक्स हो जाता है। ठीक बात है। तो बातों को अपनी सबकॉन्शियस तक पहुंचाओ। जब बातें सबकॉन्शियस में आ जाती हैं, तो मैं सबकॉन्शियस के बारे में आपको पहले भी एक बात की थी, आप अपने घर के एड्रेस को रट्टा नहीं लगाते कि किस गली में मुड़ने के बाद किस दरवाजे के आगे खड़े होकर कहना अम्मी मैं आ गया। ठीक है? आप ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंचते हो। ऑटोमेटिकली क्या है? सबकॉन्शियस में आपकी वो चीज मौजूद है। ठीक है? सबकॉन्शियस आपकी लाशौरी तौर पे आप उधर पहुंचते हैं। तो लाशौरी तौर पे सीधी सी बात है भाई, जिसके पास शेयर्स हैं, जिसने शेयर्स लेकर पैसे आपको दिए हुए हैं, वो ओनर्स इक्विटी है ना, उसको लायबिलिटी में क्यों लिखोगे आप? रट्टा खत्म हो गया। फॉलोड? लॉजिक क्लियर? मैंने कल आपके साथ एक और टर्मिनोलॉजी शेयर की थी ग्रुप की। मैंने कहा था पी और एस जब सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी बनते हैं तो हम उनको ग्रुप कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ग्रुप एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। लफ्ज ग्रुप इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है, लेकिन हम अकाउंटिंग में इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के तौर पे ले रहे हैं। जैसे लफ्ज एसेट इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है, लेकिन हम अकाउंटिंग में उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के तौर पे लेते हैं ना। इस तरह से लफ्ज ग्रुप यहां पे टेक्निकल टर्म, उस ग्रुप का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एस, बस। ठीक है? अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सारी चीजें
ग्रुप की इकट्ठी हो रही है ना उसमें, तो रिटेन अर्निंग भी जो होगी पी और एस की जब जमा हो जाएगी तो ग्रुप रिटेन अर्निंग कहलाएगी ना। फॉलो किया? ठीक है, तो उसको कहेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग। वो क्या होगी? पी की और एस की रिटेन अर्निंग। सिर्फ एक लॉजिकल बात आपके साथ यहां पे करूंगा। अगर एस कंपनी पिछले 5 साल से कारोबार कर रही थी और वो 5 साल खत्म हो जाते हैं 2020 में, आपने 1 जनवरी 2021 से, आप ही कंपनी है, आपने 1 जनवरी 2021 से एस कंपनी के 100% शेयर्स उठा लिए। ग्रुप किस दिन पैदा हुआ? ग्रुप किस दिन बना? 1 जनवरी 2021। वो जो 5 साल पुरानी एस की कंपनी थी वो ग्रुप का हिस्सा तो नहीं थी। ग्रुप में कब वो आई? 1 जनवरी 2021। तो ग्रुप में जो रिटेन्ड अर्निंग बनेगी पी कंपनी की, तो सारी की सारी आज जो है वो पी कंपनी की तो है ही है। पी तो पेरेंट कंपनी है ना। और सब्सिडरी कंपनी की आफ्टर एक्विजिशन, उसको हम पोस्ट एक्विजिशन भी कहते हैं। आफ्टर एक्विजिशन का मतलब पोस्ट एक्विजिशन एक ही बात है ना। तो पोस्ट एक्विजिशन जो एस कंपनी की रिटेन अर्निंग होगी वो ग्रुप रिटेन अर्निंग का हिस्सा बन जाएगी। लॉजिकल है या नहीं? कोई इसमें भी रट्टा वाली बात तो नहीं है यार ग्रुप रिटेन अर्निंग में जो है ना वो लेनी थी यार, याद कर लो। एंड लॉजिकल है, ठीक है। तो आपने पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ एस कंपनी, मैंने सी परसेंटेज क्यों यहां पे लिखी है, ये भी लॉजिकल बात है। अगर तो आपने 100% मेरे शेयर्स उठाए हुए हैं तो 100% का ग्रुप बनता है, 100% ग्रुप में जाती है। अगर 80% शेयर्स उठाए हुए हैं तो मेरी कंपनी के 80% रिटेन प्रॉफिट पे हक पी कंपनी का और 20% पे इन रिटेन अर्निंग का हक किसका है? एनसीआई का। ठीक है ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मेरी बात को फॉलो कर दिया? तो मैं टू द एक्सटेंट ऑफ सी परसेंटेज लूंगा ना, कंट्रोलिंग परसेंटेज। ये कंट्रोलिंग सी परसेंटेज कहां पे डिफाइन की थी? वर्किंग नंबर 2 में। वहां से उठाऊंगा सी परसेंटेज, यहां लगाऊंगा, बात खत्म हो। तो बेटे 6 वर्किंग्स हैं, इनमें कुछ भी रटा नहीं है। पहली वर्किंग देखें क्या लिखी हुई है? डेट्स, सीधी सीधी सवाल से उठानी है। दूसरी वर्किंग क्या है? ग्रुप स्ट्रक्चर, सीधा सीधा सवाल में आइडेंटिफाई करना है। बात का तो उसने छुपाया होगा, ये बात मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जुबानी बात करता हूं, आप अपनी नोटबुक में लिखे, मैं लिख कर बात नहीं कर रहा फिलहाल। कहते हैं तो चलो लिख के बात कर लेता हूं। P company acquired 40,000 number of equity shares in S company. Share capital of S company authorized, paid up। ऑथराइज्ड और पेड अप का फर्क पता है आप लोगों को? पता है ऑथराइज्ड एंड पेड अप का? नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हमने? कंपनी लॉ नहीं पढ़ा? तीसरा, अच्छा देखो, ऑथराइज्ड होता है मैक्सिमम जितने शेयर्स इशू कर सकते हैं। पेड अप होता है जितने आपने शेयर इशू किए हुए हैं और जिसके अगेंस्ट पैसे मिल गए हुए हैं। एक अकाउंटेंट होने के नाते मुझे बताओ, अकाउंटिंग एंट्री ऑथराइज शेयर कैपिटल की करोगे या पेड अप शेयर कैपिटल की करोगे? पेड अप की। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट कब करोगे? जब पैसे मिल जाएंगे।
तो ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ कागजों में लिखा हुआ होता है कि मैक्सिमम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं कोई बात नहीं। हमने जब कंपनी रजिस्टर करवाना होती है तो उस वक्त ये उसके अंदर, वैसे आपको कंपनी लॉ पढ़ लेना चाहिए। तो आपने पिछले दिनों में एक पढ़ा है नेम सर्च या नेम अवेलेबिलिटी, आपने कल की क्लास नहीं पढ़ी? कल की क्लास पढ़ी है? नेम अवेलेबिलिटी पढ़ाया सर ने? एब्सेंट ना हो बेटे, सीए करने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेम अवेलेबिलिटी की सर ने आपको बाकायदा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई है। अब वो नेम अवेलेबिलिटी के बाद के स्टेप्स क्या हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी है ना, ठीक है। 12 तो ऑथराइज शेयर कैपिटल रुपीज 1 million at the rate rupees 50 per share। ठीक है। पेड अप रुपीज 10 million। ये अब ठीक होगा, रुपीज 2,500,000। मुझे जो वर्किंग 2 में ग्रुप स्ट्रक्चर है वो बना के दीजिए। सी परसेंटेज और एनसीआई परसेंटेज कैलकुलेट करके दीजिए। सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जी आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट जब करवाई 10 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल रजिस्टर करवा लिया। इशू आपने किया 2.5 मिलियन का कैपिटल, जो कैश आपको मिल गया। ये मैंने किया। आपने मेरी कंपनी के 40,000 शेयर्स उठा लिए। अब यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे और कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं नॉन कंट्रोलिंग के पास हैं। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने कितने शेयर्स उठाए। ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है। बोलो रोज, कंट्रोलिंग 80% कैसे कैलकुलेट किया? आपको यहां से इंफॉर्मेशन एक मिली ऑथराइज्ड की, और ये उसने कहीं छुपाई होगी। मैं आपको बता दूं, मैंने तो यहां की है ना, एग्जामिनर ने छुपाई होगी। कहीं नीचे जाके बॉटम में लिखा होगा कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो 50 रुपए का एक शेयर था और 10 मिलियन पे वो इनकॉर्पोरेट हुई थी।
रजिस्टर्ड नॉमिनल ऑथराइज शेयर कैपिटल, वहां से उठाओगे आप बात और ये देखोगे बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है। अब देखो, अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपसे ये टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जाती हैं। आपने बैलेंस शीट पे जो नजर आ रही है फिगर, वो है जो पेड अप है, जो इशू किए हुए हैं। अब उनमें से आपने, अगर आप सब्सिडरी हैं, 40,000 शेयर्स आपने पेरेंट को इशू किए हुए हैं और 10,000 किसके पास है? नॉन कंट्रोलिंग लोगों के पास। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ शेयर कितना बनता है जो कि आपने इशू किया हुआ है। तो बेटे सिंपल है ना कि 2.5 मिलियन को आप डिवाइड कर दें 50 रुपीज पर, तो आपके पास क्या आएगा? 50,000 नंबर ऑफ शेयर। कोई जादू तो नहीं है, सादा मैथमेटिक्स चल रहा है ना। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 80%। और इसका क्या होगा? 20%। अब वो कहता है कि बताओ एनसीआई के पास कितने शेयर्स हैं। तो एनसीआई के शेयर्स हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये शेयर्स की भी जरूरत पेश आती है कभी कभी। माइनस 40,000 इक्वल्स टू, हम कहेंगे नॉन कंट्रोलिंग के पास 10,000 शेयर्स हैं। इसके 40,000 शेयर्स तो हमें पता ही थे, नॉन कंट्रोलिंग के 10,000 हमें पता चलते। जिसको नहीं समझ हाथ खड़ा करे। ठीक है बेटे, एवरीवन पक्का? यूँ समझ लो कि मैंने मुश्किल वाली बात आपके साथ की है। मैक्सिमम इतनी मुश्किल है ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर एनसीआई और कंट्रोलिंग परसेंटेज को मालूम करना, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुश्किल वाली बात हम आसानी से पकड़ लेते हैं तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम कोई नहीं आने लगी।